इस खास मास्टर क्लास पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल एक सुव्यवस्थित डिजिटल नोटबुक की तरह हिंदी साहित्य के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय रस को डिकोड करने वाले हैं। किसी बेहतरीन कविता को पढ़कर या नाटक को देखकर जो एकदम गहरा आनंद मिलता है ना, जो भावनाएं अचानक से जाग उठती हैं, बस उसे ही रस कहते हैं। इस सफर में हम बिल्कुल उसी क्रम में चलेंगे जैसे एक अच्छे नोट्स की कॉपी में हर विषय को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस नोटबुक के पन्ने पलटते हैं और शुरुआत करते हैं। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। ये एक तरह से आज की मास्टर क्लास का टेबल ऑफ कंटेंट्स है। सबसे पहले हम रस के बेसिक परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर इसके 4 प्रमुख अंगों को समझेंगे। इसके बाद स्थायी और संचारी भावों के बीच का अंतर देखेंगे, फिर बात करेंगे रसों के राजा यानी श्रृंगार रस की। उसके बाद अलग अलग रसों की एक रैपिड फायर खोज करेंगे और अंत में एक मास्टर समरी टेबल के जरिए ये सब कुछ हमेशा के लिए पक्का कर लेंगे। आइए अपनी इस डिजिटल नोटबुक के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं और उस एकदम बुनियादी समझ को स्थापित करते हैं कि आखिर कोई भी कविता पूरी तरह से जीवंत कैसे हो जाती है। सच कहें तो साहित्य शास्त्र में रस का सीधा सा अर्थ है आनंद, यानी एकदम प्योर जॉय। इसे काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है, क्योंकि रस के बिना कोई भी कविता बिल्कुल बेजान है। अब भरत मुनि का ऐतिहासिक महत्व यहाँ बहुत बड़ा है। इन्होंने ही सबसे पहले अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का एक बहुत ही शानदार और विस्तृत वर्णन किया था। भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति के लिए एक बहुत ही कमाल का सूत्र दिया था। इस इमेज को देखिए, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इन तीनों के संयोग से ही रस बनता है। यहाँ एक बहुत ही फैसिनेटिंग फैक्ट है। क्या पता था कि भरत मुनि ने शुरुआत में केवल 8 रसों को ही मान्यता दी थी? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने अपने मूल सूत्र में स्थायी भाव का कोई जिक्र ही नहीं किया था। चलिए अब नोटबुक का अगला पन्ना पलटते हैं और समझते हैं कि किसी भी भावना या रस का निर्माण असल में किन किन एलिमेंट से मिलकर होता है। इस स्लाइड में जो मंडला आर्ट है वो इस कंसेप्ट को बड़ी ही खूबसूरती से समझाती है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला है स्थायी भाव, यानी वो 11 परमानेंट इमोशंस जो दिल में हमेशा रहते हैं। दूसरा है विभाव, यानी वो ट्रिगर्स या कारण जो इन भावों को जगाते हैं। तीसरा अनुभाव है, जो हमारे शरीर के रिएक्शंस हैं, जैसे डर के मारे अचानक कांपने लगना। और चौथा है संचारी भाव, जो बिल्कुल पानी के बुलबुलों की तरह क्षणिक होते हैं और इनकी कुल संख्या 33 मानी गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे जो आधारभूत भाव हैं और जो उन्हें सपोर्ट करने वाले क्षणिक भाव हैं, उनके बीच का ये जो डायनेमिक रिलेशनशिप है ना, इसे समझना बेहद जरूरी है। अब जरा इस विजुअल मेटाफोर पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए एक मजबूत गहरी जड़ों वाले पेड़ की। ये है हमारा स्थायी भाव है। वे भाव जो हृदय में गहराई तक बसे हैं और जिन्हें कोई आसानी से दबा नहीं सकता। वहीं दूसरी ओर ये जो बहता हुआ पानी और उड़ते हुए बादल हैं, ये संचारी भाव को दर्शाते हैं। ये एकदम टेम्पररी होते हैं, जो स्थायी भाव रूपी पेड़ को सींचने के लिए पल भर को आते हैं और फिर बह जाते हैं। नंबर्स की बात करें तो ये आंकड़े नोटबुक में बिल्कुल हाईलाइट करके रखने लायक हैं, खासकर किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए। याद रखने वाली बात यह है कि स्थायी भाव कुल 11 हैं और उन्हें दबाया नहीं जा सकता, जबकि संचारी भाव जो मेन इमोशन को सपोर्ट करते हैं वो कुल 33 हैं और आते जाते रहते हैं। ओके, अब आ गए हैं हम अपने अध्ययन के सबसे खास हिस्से पर। सभी रसों में से एक रस ऐसा है जिसे सबसे ऊपर रखा गया है, जिसे रसराज यानी रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस, ये नायक नायिका के प्रेम की कहानी है। इसके 2 मुख्य रूप होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, जहां मिलन का एक बहुत ही आनंदमय वर्णन होता है, ठीक वैसे ही जैसे राधा कृष्ण का साथ होना। और दूसरा है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार, जहां बिछड़ने का गहरा दुख होता है, जैसे बारिश में अकेले बैठकर किसी की विरह वेदना को महसूस करना। संयोग श्रृंगार को समझने के लिए बिहारी लाल जी का ये दोहा एकदम परफेक्ट है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। इसे पढ़कर आंखों के सामने कैसा प्यारा सा दृश्य बन जाता है ना। राधा जी कृष्ण से बातें करने के लालच में उनकी बांसुरी छिपा देती हैं, कस्में भी खाती हैं, लेकिन भों ही भों में हंसती भी हैं और मांगने पर साफ मुकर जाती हैं। ये प्रेम की चंचलता का एक अद्भुत उदाहरण है। चलिए अब हम अपनी नोटबुक के पन्नों को थोड़ा तेजी से पलटेंगे और बाकी बचे रसों का एक रैपिड फायर एनालिसिस करेंगे। यहाँ स्क्रीन पर 2 बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस हैं। एक तरफ है हास्य रस,
जहां अजीब सी वेशभूषा या हरकतों से एकदम हंसी छूट जाती है। जैसे वो लाइन है ना, मैं ऐसा महावीर हूं, पापड़ तोड़ सकता हूं। ये सीधे तौर पर एक कॉमिक रिलीफ है। वहीं दूसरी तरफ करुण रस है, जिसका स्थायी भाव शोक होता है। जब कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाए तो जो गहरा दुख होता है वो करुण रस है, जैसे राष्ट्रपिता के निधन पर पूरे देश ने महसूस किया था। और ये स्लाइड एक बहुत ही शानदार अंतर दिखाती है। रौद्र रस का जन्म किसी बड़े अपमान या निंदा से होता है, जिसका स्थायी भाव क्रोध है, एकदम गुस्से से लाल हो जाना। इसके ठीक विपरीत वीर रस का जन्म किसी महान काम या युद्ध भूमि के लिए होता है, जिसका स्थायी भाव उत्साह है। जैसे कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार अर्जुन का जो जज्बा था वो वीर रस है। इसी तरह डर और घिन के बीच का अंतर समझना भी जरूरी है। भयानक रस वहां है जहां हम कोई खूंखार चीज देखते हैं और अंदर तक भय पैदा हो जाता है, लेकिन विभत्स रस इससे बिल्कुल अलग है। ये किसी बहुत ही घिनौने दृश्य जैसे सड़े हुए मांस को देखकर मन में उठने वाली जुगुप्सा यानी नफरत को कहते हैं। एक आपको डराता है तो दूसरा आपको उस जगह से ही दूर भागने पर मजबूर कर देता है। चलिए बाकी 4 को भी जल्दी से समेट लेते हैं। कुछ नामुमकिन सा घटित हो जाए तो अद्भुत रस यानी सरप्राइज, संसार की मोह माया से एकदम विरक्ति हो जाए तो शांत रस यानी पूर्ण शांति, छोटे बच्चों के प्रति जो निस्वार्थ प्यार उमड़ता है वो है वात्सल्य रस, और ईश्वर के प्रति अगर गहरा और अटूट प्रेम हो तो वो होता है भक्ति रस। अब हम इस डिजिटल नोटबुक के बिल्कुल अंतिम और सबसे क्रूशल चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। ये वो मास्टर चीट शीट है जो सारी नॉलेज को लॉक कर देगी। तो सबसे अहम बात यह है कि इन 11 रसों और उनके सटीक स्थायी भावों की इस मैपिंग को कंठस्थ कर लेना ही आज के इस सेशन का मुख्य टेक अवे है। किसी भी तरह के साहित्य को समझने के लिए ये टेबल एक चाबी की तरह काम करती है। इसे एक बार रिदम में पढ़ लेते हैं, याद रखने में आसानी होगी। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल और भक्ति का अनुराग, एकदम सीधा और साफ। तो इसी के साथ हमारी रसों की ये यात्रा पूरी होती है। लेकिन कंक्लूड करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पर विचार करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि मानव भावनाओं का ये जो हजारों साल पुराना भरत मुनि का कंसेप्ट है, वो आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड की फिल्मों, कहानियों और वेब सीरीज को आज भी कैसे पूरी तरह से डिफाइन करता है? सोचकर देखिएगा, ये वाकई कमाल की बात है। इस मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए शुक्रिया और सीखते रहिए।